नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 38वें राष्ट्रीय खेलों में केरल बना फुटबॉल का नया राष्ट्रीय चैंपियन। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव में आज घोषित किए जाएंगे परिणाम। दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी, प्रत्याशियों की बड़ी धड़कनें। बिहार के गोपालगंज में हुआ एनकाउंटर, 50,000 का इनामी कुख्यात बदमाश हुआ ढेर। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर पंजाब के लुधियाना की शिव कॉलोनी से है, जहां एक व्यक्ति ने सफाई कर्मी सुपरवाइजर पर पक्की नौकरी दिलवाने के नाम पर 7,02,000 रुपए हड़पने का आरोप लगाया। नौकरी नहीं मिलने पर पैसा वापस मांगा गया तो सुपरवाइजर ने गुंडागर्दी की और तेज धार हथियार पर हमला बोल दिया। हाँ जी, क्या मामला है जी, क्या बात हुई थी? गली नंबर 8 ये मामले है। कबाड़ी नंबरदार को पैसे देते थे 7,02,000 रुपए। किस चीज के पैसे दिए थे? वो कहने में पक्के कराऊंगा। किसने पक्के कराएगा जी? कारपेंटर। अच्छा, कहना जी ये होगा। फिर बाद थोड़े दिन हो गए थे तो मैं कही कुछ भी नहीं है, तू पैसे क्या 3 लाख रुपया और लगना। मैं कभी पैसे पूछे तो हिंदू पैसे ही मोड़ दे। 8-10 महीने थी, मगर वो फिरते रहे सेंटिस पैके होते। कितने साल पुरानी गल है ये है कि 2-2.5 साल पुरानी। पैसे कितना देते थे जी? पैसे कुछ गूगल पे के थे, कुछ कैश देते थे करे। कुल कितना अमाउंट है? 7,02,000 है। अच्छा, जी कल दी घटना हुई है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? घटना इन्होंने मुन्ने मन में पैसे पूरे खिला पिला के तैयार करते ही एक चिट्टे वाला है मनोज ये सारे भेजे सीगे हमला करने। क्या तू ही हमला करो, मैं बैठा मैं देख लूंगा, आपे निबेड़ लूंगा, तो काम चक दो। ये ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਸੀ ਚੌਂਕੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਣ ਲਈ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਭਾਈ, ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਨੋਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ ਨਾਮ? ਮਨੋਜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੀਗੇ 3-4 ਮੁੰਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? इंसाफ हो। कारपन से तो बहुत ज्यादा हो रही है, कारपन से बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, बस पूछो ना। गुमराह करके ले गया रिश्तेदार इसी का। मैं कहा चले विश्वास था, मैं कहा चले कहना पढ़ी लिखी जगह लुभाऊंगा मुझे। आपसे कौन लगे। अगली खबर मध्य प्रदेश के विकास खंड जुनारदेव से, जहां बीती रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुनारदेव में मरीज के परिजनों ने डॉक्टर से मारपीट कर अस्पताल में तोड़फोड़ की। इस घटना के बाद अस्पताल में हंगामा मच गया और डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग करते हुए काम बंद करने की चेतावनी दी। फीमेल पेशेंट थी, वो दीपक से करवार करके उनके परिवार के लोग थे, तो शादी ब्याह में थे वो लोग। तो उसके बाद वो एक मरीज को लेके आए थे कि भाई बहुत दिक्कत हो रही है, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं उसके पहले। आते ही उन्होंने पहले अस्पताल में तोड़फोड़ करना और गाली गलौज करना चालू की थी। सिस्टर जी के साथ भी वो काफी बदतमीजी। तो सिस्टर, हम लोग बाहर ही घूम रहे थे, डॉक्टर रोमा मैडम की ड्यूटी थी, हम बाहर ही थे वहाँ पे अस्पताल के बाहर। तो हम लोग भी तुरंत वहाँ सूचना मिलते ही पहुंचे वहाँ पर। तो फिर हमने पूछा कि भाई क्या दिक्कत होगी, आप थोड़ा बाहर हो जाइए, हमको मरीज देखने। फिर उन्होंने हमारे साथ हाथापाई करना चालू किया, गाली गलौज की, मुझे भी मारा। फिर उसके बाद ये सब हुआ। अगर थाने में शिकायत की? हाँ जी साहब, थाने में शिकायत कर चुके हैं हम। पेशेंट को सर क्या प्रॉब्लम थी? पेशेंट को कुछ ज्यादा कुछ नहीं था, उनका शादी ब्याह चल रहा था, कुछ गाने वगैरह के कारण थोड़ी घबराहट हो गई होगी उनको, मतलब कोई क्रिटिकल स्टेट नहीं था। वैसे मरीज काफी गंभीर नहीं था, अभी भी है वो अस्पताल में, नॉर्मल स्थिति में ही है। कल भी उनके वाइटस वगैरह सब बढ़िया ही थे। ये CHC जुनारदेव है, वहाँ पे कल रात्रि 12 बजे के आसपास कुछ लोगों ने घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट गाली गलौज की। इस पर डॉक्टर रोमा है, उनकी रिपोर्ट पर हमने दीपक सिकरवार, अनिकेत सिकरवार, धीरज सिकरवार और इनके जो साथी थे आदर्श लोग, उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट और डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक केस रजिस्टर्ड किया है। जिसमें हमने अभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष की तलाश जारी है, जल्दी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां भालू के हमले से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। युवक जंगल में लकड़ी काटने गया हुआ था। चरवाहों की मदद से युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर युवक को BHU ट्रॉमा सेंटर वाराणसी में रेफर कर दिया है।
नौगढ़ थाना क्षेत्र के जय मोहनी रेंज जंगल में यह हादसा हुआ। क्या हुआ था डॉक्टर साहब, कैसे मरीज आपने रेफर किया? मरीज को भालू ने काटा है, जो जंगल में गया था, कुछ करने का गया था, इसकी वजह से भालू ने उसको काट लिया है और उसके काटने से जो फेस पे काफी इंजरी हो गई है और उसके बाद साथ में सिर के ऊपर भी इंजरी हुई है और लेफ्ट साइड के हाथ पे भी इंजरी उसको हुई है। इस तरह से उसको मल्टीपल इंजरी उसके बॉडी पे हुई है। इसकी वजह से मरीज का कहाँ का रहने वाला था? मरीज एक दवारी का है। जंगल में वो गया था, जंगल के दूसरे हादसा हुई है। हाँ, अमूमन लोग जंगल से जाते हैं, कुछ अपने जो भी रूटीन काम करना होता है उसके साथ जाते रहते हैं, तो दौरान गया रहा होगा, इसकी वजह से। अभी कहाँ आपने रेफर किया? अभी हमने उसको बीएचयू को रेफर कर दिया है। यहाँ से जो भी पेशेंट ट्रीटमेंट करना था वहाँ से करने के बाद बीएचयू को रेफर कर दिया। अगली खबर गुजरात के अमरेली से, जहां जाफराबाद टाउन पुलिस स्टेशन ने नगर निगम चुनाव के सिलसिले में पेट्रोलिंग की और वाहनों की जांच की। आपको बता दें कि गुजरात में नगर निगम चुनाव चल रहे हैं, जिसलिए सतर्कता बढ़ती जा रही है। खबर महाराष्ट्र के अकोला से, जहां एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी द्वारा रात में अकोला में किए गए स्टिंग ऑपरेशन की खबर सामने आई है। अकोला के मातानगर में संत गाडगे बाबा भिकारी निवारा केंद्र है, जहां भिकारियों और बेघर अनाथों के लिए व्यवस्था की गई है। विधायक के स्टिंग में इस सेंटर की कई अनियमितताएं सामने आई हैं। शासनाच्या दीनदयाल अंत्योदय योजनेतून निवासी बेघर लोकांसाठी निवासी योजना ही महायुतीच्या सरकारने कार्यान्वित केली। मागच्या काळामध्ये अकोला शहरामध्ये जे बेघर लोक आहेत, जे बाहेर काम करतात पण संध्याकाळी ज्यांना राहायला घर नाही, अशा लोकांना संत गाडगे महाराजांना डोळ्यासमोर ठेवून हा बेघर निवारा उभा करण्यात आला। आणि आज मी इथे अचानक भेट दिली तेव्हा कळलं की महानगरपालिकेने टेंडर जे दिलंय ते आशा किरण बहुउद्देशीय संस्थेला दिलंय। मात्र त्या टेंडर्सच्या नामावली काय, कोण्या निकषावर त्यांनी सिक्युरिटी गार्ड इथे नेमलाय, कोण्या निकषाच्या अंतर्गत त्यांनी काय केलं याचा कुठेही मास्टर किंवा रजिस्टर उपलब्ध नाही। अनेक महिलांचे आपण मी 1 to 1 केलं, म्हाताऱ्या ज्येष्ठ महिलांशी बोललो, त्या म्हणतात एक वेळचं जेवण आम्हाला भेटतं संध्याकाळी, तीही एक सेवाव्रती येतात इथे, सकाळचं जेवण ते हाताने करतात, स्वच्छता सुद्धा ते हाताने करतात। मग अशा बहुउद्देशीय संस्थेला ज्यावेळेस आपण हे टेंडर देतो त्यावेळेस त्याचे नॉर्म्स काय हे मात्र कोणाला, त्या भड मॅडम ज्या आहेत त्या अद्यापही इथे पोहोचल्या नाहीत, त्यांना आम्ही बोलावलं होतं। पण मग अशा प्रकारे जर सरकारी पैशाचा अपव्यय होत असेल, त्यांना त्यांचं मानधन वेळ व्यवस्थित भेटत नसेल आणि नाव आपण गाडगे बाबाचं घेतोय, ते करताना थोडी लाज वाटली पाहिजे। याच्यामुळे सरकार बदनाम होतंय। या सर्वांवर एकदा चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी मी सरकारकडे करणार आहे। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने नेशनल डिफेंस कॉलेज के 18 सैन्य और सिविल सर्विस के अधिकारियों के दल से भेंट की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने सैन्य अधिकारियों को प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं, सांस्कृतिक धरोहर और विकास यात्रा के बारे में बताया। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां पॉलिथीन चेकिंग के नाम पर नगर पंचायत कर्मचारी पर उत्पीड़न का आरोप लगा है। पॉलिथीन पकड़े जाने पर व्यापारियों के 25,000 रुपए के चालान काटे जा रहे हैं। उत्पीड़न के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया है। आक्रोशित व्यापारियों ने नगर पंचायत के खिलाफ नारेबाजी भी की। आगरा नगर पंचायत पीनाहट के कस्बा बाजार सदर का ये पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? गोपाल गुप्ता। कहाँ के निवासी हो? क्या मामला हुआ है? मामला नगर पंचायत से ईओ कल आए थे बाजार में और उन्होंने व्यापारियों का एक्सपीरियंस शुरू कर दिया आते ही। थोड़ी सी पॉलिथीन थी जिसको उन्हें पहले तो दिया बाजार बंदी का नाम, कि बाजार आपने बंद क्यों नहीं किया, बाजार बंद नहीं कर रहे हो तो 25,000 का चालान पड़ेगा। उन्होंने कहा बाजार बंद कर देंगे, लेकिन पन्नी उनको सामने रखी दी गई। उसके बाद उन्होंने कहा इनका चालान काटो तुरंत, और दुकानदारों को इतना होपलेस कर दिया कि 25,000 रुपये तुरंत खड़े खड़े दो, नहीं दोगे तो एक जीरो और बढ़ा देंगे, यानी कि 2.5 लाख रुपए जुर्माने को कर देंगे। इनकी इतनी तानाशाही चल रही है बाजार में। जब इनका मन होता है, जब आ जाते हैं दुकानदारों को उत्पीड़न करते हैं। कई बार तो बाजार में आते हैं कि बाजार फोड़ने के मकसद से, लेकिन सामान बाहर रखा है उसको उठा ले जाते हैं, बाद में मार्केट में बेच देते हैं। व्यापारी बहुत ज्यादा दुखी है इनसे, इस वजह से बाजार बंद किया गया है। सभी से अनुरोध है
कि इस बात को ऊपर तक पहुंचाएं, जिससे व्यापारियों को उत्पीड़न ना हो। आपने इसकी शिकायत कहीं लिखित की है? लेकिन शिकायत हमारे पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे निखिल गुप्ता जी हैं, उन्होंने सांसद जी से बातचीत की हुई है, उन्होंने एक लिखित में शिकायत भी की है, उसका पता चले क्या होता है। लेकिन बाजार में इस कदर गुंडागर्दी चल रही है। कल मैंने देखा था अपनी आंखों से, जहाँ पॉलीथिन बाहर दुकान में थोड़ी सी रखी थी, इस तरह घुस गए से कोर्ट से वो मिलता है ना नोटिस कि सर्च अभियान, पूरी दुकान को ऐसे खंगाल दिया, सामान पूरा उथल पुथल कर दिया। किसी की दुकान में पैसे भी रखे हो सकता है चुरा भी ले गए हो, पता नहीं, कोई भी सामान गायब हो सकता नहीं दुकान से। उनकी इतनी गुंडागर्दी है, दुकान में घुस के जहाँ मर्जी है पूरा सामान पलट दिया, पूरा सामान जो पूरी दुकान तहस नहस कर दी, और दुकानदारों से बदतमीजी कर रहे हैं। ईओ साहब जिस कदर गदर मचाया है, लूट हो रही है, और नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी कल दुकानों में घुसे थे, सब साले के साले गुंडे हैं, बदतमीजी करते हैं दुकानदारों से, पूरी दुकान को लूटपाट कर दिया उन्होंने। इससे पूर्व भी कभी ऐसी चालन घटे हैं प्लांट में? कई बार चेयरमैन रह चुके हैं कई लोग, ईओ कई आए, अभी तक बाजार में कभी किसी का चालान नहीं हुआ। जुर्माना होता है यार 500 रुपए का, दुकानदार को सिर्फ एक जिससे महसूस हो के जुर्माना लगाए, यह तो उत्पीड़न है। एक महीने में दुकानदार बस 20-25 हजार कमाएगा, घर वालों के लिए जेल ले जाएगा। कितने रुपए का चालान काटेंगे? चालान एक दिन में 25 का चालान कल भी आ सकती है, 25 का फिर काटेंगे, कहाँ से लाएंगे पैसे? घर वालों को जेल खिलाएंगे क्या? वो भी धमकी भी दी है, किलो बनाने की धमकी दे रहे हैं, 2.5 लाख रुपए कर देंगे इसको, दुकान सील कर देंगे। इनका बाप का राज चल रहा है क्या? महाराष्ट्र के बुलडाड़ा से एक बेहद शर्मनाक खबर सामने आई है, जहां 4 साल की मासूम के साथ 21 साल की युवक ने दुष्कर्म किया। मासूम के चचेरे भाई ने ही इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया। बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसे करीब 40 टांके लगे हैं। आरोपी का नाम कालू सिंह निगवाले है, जिसे मध्य प्रदेश से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पेशेंट को अभी तो हमने देखा है, अभी शी इज डूइंग बेटर, मतलब अभी बेहतर हो रही है। थोड़ा सा उसको दर्द तो ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके से उसका हालत था। अभी स्टिचेस मैंने आज मॉर्निंग में देखे हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं अभी, लेकिन हम लोग उसको 5 दिन का एंटीबायोटिक का कवरेज रखेंगे और देखते हैं हाउ शी रिकवर्स। स्टिचेस कितने हैं? स्टिचेस ऐसे काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही सारे हैं, मतलब पूरा अंदर तक बहुत ज़्यादा खराब हो रखा था, बाहर तक भी पूरा उसको टियर हो रखा था, सारे स्टिचेस लिए गए हैं। ही आदिवासी समाजातील एक छोटी 4 वर्षाची चिमुरडी आहे। तिच्या जवळच्या नातेवाईकांनी तिच्यावर बळजबरीने अत्याचार केला। गाईला चारा आणण्याच्या निमित्तानं तो घेऊन गेला आणि 22 की 21 वर्षाचा जो हैवान नराधम आहे त्यांनी अक्षरशः तिच्या शरीराचे लचके तोडले। प्रकृती अत्यंत चिंताजनक आहे। मी तिच्या आई वडिलांना भेटलो। आई वडील अत्यंत साधं कुटुंब आहे, त्यांना माहीत नव्हतं, तो त्यांनी सांगितलं की आमच्याच परिवारातला तो आहे आणि आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवून गेलो होतो। पण 4 वर्षाच्या चिमुरडीचा जर आकांत आणि आक्रोश बघितला तर ती भयंकर आहे। म्हणजे मी शब्दाच्या पलीकडे ते सगळं म्हणजे मी काय बोलू शकत नाही, इतकी भयंकर परिस्थिती आहे। शेवटी आरोपी अटक झाल्याचं कळतंय, मात्र 3 आणि 4 वर्षाची चिमुरडे जर अशा हैवानाचा शिकार होत असतील तर मला असं वाटतं की फार दुर्दैवाची बाब आहे। त्या आदिवासी समाजाला न्याय भेटला पाहिजे आणि मी गृहमंत्र्याकडे महाराष्ट्राची अशी मागणी करतो की जो नराधम आहे 21 वर्षाचा, जो मध्य प्रदेशमधून पोलिसांनी तात्काळ त्याला अटक केली, त्याला फासावर चढवा। एकतर मग असे नराधम परत जन्माला येऊच नाही, तर अशा नराधमाचं जागेच एन्काउंटर करण्याचे आदेश हे महाराष्ट्राच्या गृह विभागाने द्यावे, अशी विनंती मी देवेंद्रजींना करतो। अगली खबर कर्नाटक के हुबली से, जहां धारवाड़ नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हुबली और धारवाड़ शहरों में गुटखा और तंबाकू बेचने वाले प्रत्येक दुकान मालिक को लाइसेंस लेना होगा, अन्यथा दुकान खाली करा दी जाएगी। इस सिलसिले में नगरपालिका की स्वास्थ्य स्थायी समिति ने तंबाकू विक्रेताओं के साथ बैठक भी की। ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ
ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಯಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹಾಗೆ ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೋಟ್ಪಾ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು 5 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನ ಕೋಟ್ಪಾ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂಬಾಕು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ನಾವು ಕೋಟ್ಪಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರಿವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ DDPI ಮತ್ತು BEOಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಪಾ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವುಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆವು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ NGOಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು NGOಸ್ಗಳು ಚಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲಿ, ಹುಬ್ಳಿ ಸಿಟಿ ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸುನಿಲ್ ನಲ್ವಡೆ ಅವರಾಗಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಗಲಿ, ಲಯನ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನಿಲ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರಾಗಲಿ, ಹಾಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಟಾಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ ಕೊರಿಯಾರಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೊರಕಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್? ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಏನು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂತ? ಅದು ಈಗ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಾಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 100 ಯಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಂಬಾಕು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅಂಥ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀನೇಜರ್ಸು ಏನು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ದುಶ್ಚಟದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಅಂಗಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್? ಏನಿದೆ ಈಗ ತಂಬಾಕು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಮಾರಾಟ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಅವರು ಫೀಸನ್ನು ತುಂಬಿದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಮಗೆ ತಲುಪಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಝೋನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಗಳಾಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೋಟ್ಪಾ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಂಬಾಕು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅಥವಾ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ವರದಿ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪಾದಕರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಹುಬ್ಳಿ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅರೌಂಡ್ 4,000 ಅಂಗಡಿಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಅವರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅರೌಂಡ್ 2,500-3,000 ಅಂಗಡಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಳಗಡೆ ತರಬೇಕಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೇನೆ ಯಾರು ಕೋಟ್ಪಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ರಾಜಣ್ಣ ಕೊರಿಯವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು घोषणा नीडिದ್ದಾರೆ. और दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें।
जहां बीजेपी ने 48 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। नई दिल्ली से प्रमेश वर्मा की जीत हुई है। प्रमेश वर्मा ने केजरीवाल को नई दिल्ली से हरा लिया है। अमित शाह से मिल रही है प्रवेश वर्मा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हरा दिया है। बीजेपी 48 सीटों से आगे चल रही है। अगली खबर रुक करेंगे, जहां वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग का पिंडदान किया है। अखिलेश यादव के बयान के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने पिंडदान किया है चुनाव आयोग का। बता दें कि अखिलेश यादव ने कई बार चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। मेरे पास सफेद कपड़ा होता तो मैं चुनाव आयोग पर चढ़ा देता। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ सवाल उठाए हैं। मेरा नाम जिशान अंसारी है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड का। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी कि जो कार्यक्रम था आज हम लोगों का केंद्रीय चुनाव आयोग का, हम लोगों ने पिंडदान किया, श्राद्ध किया, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करी। क्योंकि आप लोग तो जान ही रहे केंद्रीय चुनाव आयोग किस तरीके का पक्षपातपूर्ण रवैया है, जिस तरीके से विपक्ष को दबाने का काम केंद्रीय चुनाव आयोग कर रहा है, एक पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कल उनको मरा हुआ बताते हुए उनके लिए कफन भी भेज दिया। तो आज हम लोगों ने उसके लिए पिंडदान कर दिया है। पिंडदान करके उनका श्राद्ध कर दिया है, उनकी आत्मा के लिए शांति, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर दी है। क्या ये लगता है कि अब सपा या गठबंधन जो है हार मान चुकी है इस वजह से सरकार? देखिए, सपा गठबंधन अगर हार मान चुकी होती तो आपने अभी लगता है कि बहुत सारे रिजल्ट नहीं देखे, लोकसभा के रिजल्ट नहीं देखे, चाहे विधानसभा के रिजल्ट नहीं देखे। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छल बल कल चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सभी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है और सिर्फ अकेले समाजवादी पार्टी को हराने के लिए। उसमें आंतरिक तौर पे बसपा भी, मैं कहूँगा बसपा भी उनके साथ गठबंधन में रही है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को हार मानने की जरूरत नहीं। हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग समाज में संघर्ष करना सीखे हैं। नेताजी के हम लोग अनुयायी हैं। नेताजी संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। एक किसान का बेटा, देखिए चुनाव आयोग के लिए आधार तो आप पत्रकार साथी, आप लोग सभी लोग जानते हैं, जिस तरीके से चुनाव, जिस भी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होता है, जिस भी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होता है, उस लोकसभा क्षेत्र चुनाव या विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग पूरी तरीके से सर्वे सर्वा होता है। जिस तरीके से अधिकारी मतदाताओं के ऊपर बंदूक तान रहे हैं, जिस तरीके से अधिकारी मतदाताओं को घर से ना निकलने पर मजबूर कर रहे हैं, तो अब ये बताइए कि मैं चुनाव आयोग के ऊपर अगर सवालिया निशान ना खड़ा करूँ तो मैं किसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करूँ? जिस तरीके से शासन प्रशासन बायस्ड होकर काम कर रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में सभी तरह की एजेंसियां काम कर रही हैं, आयोग काम कर रहा है, चुनाव आयोग काम कर रहा है, चुनाव आयुक्त काम कर रहे हैं, वोट परसेंटेज बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ये किसके इशारे पे किया जा रहा है? ये कौन कर रहा है? खबर महाराष्ट्र के अकोला से, जहां माना नाम के गांव में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने एक सेफ्टी गन खुद बनाई है। युवतियों और किसानों की सुरक्षा के लिए 10वीं के छात्र अर्शद ने ये सेफ्टी गन बनाई है। आपको बता दें कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक गन है जिसमें वोल्टेज जनरेटर बैटरी लगी हुई है और गन का ट्रिगर दबाने पर सामने वाले को जोरदार बिजली का झटका लगता है। अर्शद की इस अनोखी सोच की हर तरफ प्रशंसा हो रही है और वाकई महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये एक बेहतरीन पहल भी है। सेफ्टी गन को लेकर अर्शद ने और क्या कुछ बताया, सुनिए। ये एक इलेक्ट्रिक गन है और ये बैटरी के साथ में है और इसके अंदर एक हाई वोल्टेज जनरेटर फिट करा हुआ है। इसको बनाने का मकसद ये है कि किसानों को और लड़कियों को सेफ्टी मिल सके और इसके अंदर ये चार्जिंग होती है और इसका एक बार ट्रिगर दबाने पर सामने के कंपोनेंट से जोरदार स्पार्क होती है, जिस स्पार्क से सामने वाले को जोर का झटका लगता है। इसको बनाने का मकसद ये है कि लड़कियों को और किसानों को सुरक्षा मिलती रहे। अगली खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से, जहां पार्षद के साथ कुछ दिन पहले मारपीट की गई थी और 4 आरोपी फरार थे। देहात पुलिस के द्वारा उन पर कार्रवाई करते हुए उनका जुलूस निकाला गया ताकि आम जनमानस में सुरक्षा की भावना व्यक्त हो। पूरा मामला इस प्रकार है कि विगत के कुछ दिनों से माली मोहल्ले में 2 पक्षों में सास की भूमि को लेकर झगड़ा हो रहा था, जिसमें दोनों पक्षों को हमारे द्वारा समझाइश दी जा रही थी। फिर एक पक्ष के द्वारा पार्षद पूरा के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
अभी 2 दिन पहले देखने में ये आया था कि जो आरोपी पक्ष के जो लड़के फरार चल रहे थे, करण पिता राम प्रसाद नागवंशी और पिंटू पिता सुमेर चंद उइके, ये दोनों उक्त मामले में इनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी, फरार चल रहे थे। इनके द्वारा 2 दिन पहले एक वीडियो डाला गया था जिसमें ये गुंडे तरीके से डायलॉग बोलते हुए थाने का से निकलते हुए पोस्ट डालकर छिंदवाड़ा शहर की शांति व्यवस्था को भंग कर रहे थे। तो इस प्रकार की गुंडाई छिंदवाड़ा शहर में नहीं चलेगी। जो भी इस प्रकार की गुंडाई करेगा इनको उसी भाषा में सख्त तरीके से कानूनी रूप से सबक सिखाया जाएगा। उसी मामले में 4 लड़के जो रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर माहौल ख़राब कर रहे थे, उनको हमारे द्वारा धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो चारों के नाम है करण पिता राम प्रसाद नागवंशी, तालिब खान पिता जावेद खान, पिंटू पिता सुमेर चंद उइके, अंकित उर्फ महाकाल पिता स्वर्गीय श्री शंकर दुर्वे। इन चारों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको हम न्यायालय में पेश कर रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बीती रात थाना नूरपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी के इरादे से रोशनपुर जागीर में एक सीमेंट स्टोर के पास रॉड और कार के साथ घूम रहा है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर देखा कि संदिग्ध व्यक्ति रॉड से दुकानों के ताले खोलने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें आक्षी राहुल कुमार को गोली लगी। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी और इसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने अपना नाम मोहम्मद अफरोज बताया। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। बता दें कि आरोपी से एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, लोहे की रॉड और सैंट्रो कार बरामद की गई है। बीती रात्रि नूरपुर पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग कर रही थी। दौरान चेकिंग जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के रोशनपुर जागीर गांव में एक संदिग्ध व्यक्ति लोहे की राड लिए हुआ है, जिसके पास सेंट्रो कार भी है। वह चोरी के इरादे से घूम रहा है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर उसकी घेराबंदी की, जहां एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया जो दुकान के ताले को उलट पलट कर देख रहा था। पुलिस द्वारा इसे घेर कर गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। पुलिस पार्टी से स्वयं को घिरा देखकर बदमाश द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपना नाम अफरोज और बिल्ली सनाब मोहम्मद यासीन निवासी हमीरपुर माजरा मिल्क थाना टांडा जनपद रामपुर बताया। इसने पूछताछ में 2 दिन पूर्व उसी गांव में चोरी का प्रयास किए जाने की बात को भी स्वीकार किया। घायल अभियुक्त से 315 बोर का तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस, एक लोहे की रॉड, सेंट्रो कार बरामद हुई। प्रारंभिक जानकारी में इसके विरुद्ध रामपुर, संभल व जनपद बिजनौर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगभग 1 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नगर निगम कार्यालय में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। नवनिर्वाचित महापौर सौरभ थपलियाल और देहरादून के 100 वार्डों के नवनिर्वाचित सदस्यों ने समारोह में शपथ ली। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे, जिन्होंने नवनिर्वाचित महापौर और वार्ड सदस्यों को शपथ दिलाई और उनके उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। विशिष्ट अतिथियों में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, पूर्व महापौर एवं विधायक विनोद चमोली, विधायक उमेश शर्मा काऊ,
विधायक खजानदास समेत कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई दी और देहरादून के विकास के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मैं इसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझता हूँ और नगर निगम ये पद नहीं है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, राजधानी है और अपनी जिस हिसाब से यहाँ पर वाहनों की संख्या बड़ी है उस हिसाब से पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे हरा भरा तो हमने संकल्प लिया जिन बातों के लिए हमने संकल्प पत्र में हमने अपनी बात रखी है कि हम संकल्प कैसे है जो निगम है आपके द्वार पे आएगा तो वो कार्य कैसे होगा और स्वच्छता कैसे देहरादून शहर के अंदर आएगी, तो उसके लिए जन भागीदारी भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और जनता के बीच में जाके जनता जागरूक होगी तभी निश्चित तौर पर अपना घर समझेगी, परिवार की तरह समझेगी, देहरादून को अपना घर समझेगी, तभी जाके एक स्वच्छ वातावरण तैयार हो सके। चुनौती के तौर पर क्या देखते हैं आप? देखिए बहुत सारे काम है और इतना बड़ा निगम है, 100 वार्ड हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं, उनके बीच में जाके और एक ईमानदारी से प्रयास करना है और जो भी उसका निष्कर्ष निकलेगा वो जनता के सहयोग से प्रबुद्ध जनों के मार्गदर्शन में और अपने जो नेतृत्व है उन सबके मार्गदर्शन में उसका सारे कार्य होगा। 24 नंबर वार्ड से है और दूसरी बार जनता ने चुना है और संगठन ने टिकट देके मुझे विश्वास जताया। हमारा लिए जिम्मेदारी निभाएंगे बहुत बढ़िया से। आगे क्या है आपके बस जन सेवा करते रहे, किसी को जनमानस को कोई शिकायत ना हो, उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरे और संगठन में जो संगठन हमें जिम्मेदारी देता है, जो हमारे से विश्वास रखता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से जन की सेवा में लगता है, यही अपनी मंशा है। अपना संगठन में पूरा 100% देंगे, अपना जनमानस में देंगे और सेवा करेंगे, भरपूर करेंगे। और जो गरीबों की वो है इच्छा है वो आप कैसे पूरी करोगे? देखिए जहाँ हर काम में पूरा प्रयास रहेगा, सरकार से मिलके, छोटी सरकार से मिलके, बड़ी सरकार से मिलके और सबसे बड़ी केंद्र सरकार से मिलके जनमानस का पूरी तरह से कार्य होंगे, सभी होंगे। बहुत धन्यवाद। और ये जो स्मार्ट सिटी बन रही है उसके लिए आपको क्या कहना है इसमें? देखिए अभी बोर्ड हमारा गठन हो जाए, पहली बोर्ड मीटिंग में उसके लिए विचार विमर्श होगा। बोर्ड से पहले हमारी जब बोर्ड बैठक बैठती है उससे पहले हमारी संगठन की बैठक होती है जिसमें सभी पार्षदगण मौजूद रहते हैं, उसमें नीति बनती है अपनी, उसी के उपरांत मैं कुछ कह पाऊंगा जब तक संगठन की बैठक नहीं होगी। संजय सिंगल, वार्ड 33 यमुना कॉलोनी से। आपका क्या कार्य है? जीतने के इसमें जो है सर तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने ये आशीर्वाद जो हमें दिया और इस आशीर्वाद के अनुरूप क्षेत्र की जनता ने जिस तरीके से हमारे पे एक सहयोग के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में क्षेत्रीय जनता ने जो दिया, इसे आगे 5 साल का जो काम है क्षेत्र की समस्याओं के लिए, चाहे वो जिस तरह की समस्या, सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, जो समस्याओं के लिए हम तत्पर 5 साल के लिए उनके प्रयास काम करें। वहीं मेरठ के हस्तिनापुर में 3 दिन से लापता एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने शव देखकर तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दी। मृतक की पहचान 30 साल के राहुल के रूप में हुई है। बता दें कि युवक पर 50,000 की चोरी का आरोप लगा था, जिसके चलते वो बेहद परेशान था। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कौशिक कलाल में एक 3 साल के बच्चे को तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने रौंद दिया। दर्दनाक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। थाना कौशिक कलाल क्षेत्र बठेन गेट चौराहे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। बच्चे की पहचान आदर्श खंडेलवाल के रूप में हुई है। सिटी अस्पताल सिम्स मथुरा में बच्चे का इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टर द्वारा बच्चे की नाजुक हालत बताई जा रही है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के नागपुर से, जहां नगर पालिका से गौशाला में दूषित भोजन भेजा जा रहा है। वहीं दूषित भोजन खाकर गौवंश बीमार हो रही हैं। गौशाला में 2 गौवंश मृत अवस्था में मौजूद हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी बिल्कुल अनजान बने हुए हैं।
नगर पालिका जो नकुड़ से जो ये कर्मचारी इकट्ठा करके जो पूरे भोजन लाता है या बचाया लाता है, देखो कितना सड़ रहा। इसको गौ माता खा के बीमार नहीं होंगी, मरेंगे नहीं, और क्या होगा। इतना गंद यहाँ पर भेज रखा है। ये मेरा आपके चैनल्स के माध्यम से ये निवेदन है कि इस गंद को यहाँ ना भेजो। यहाँ पर हम गाँव वासी और क्षेत्रवासी सब सक्षम है हरा चारा खिलाने के लिए गौ माता से। ये बिल्कुल बंद हो। इसके पास आप 2 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकते। देखो कितना इसमें सब मसाले की और कितना गंद आ रहा है इसमें। इससे क्या होगा आप ही बताओ, मरेंगे नहीं कि और बचेंगे क्या इससे खा के। ये बिल्कुल इस पर रोक लगनी चाहिए। जिसने रोटी देनी है वो फर्स्ट रोटी निकाल ले और गौ माता के अलग से, वो भी बहुत साफ सुथरे बर्तन में लेकर में। देखो क्या है ये गौ माता को तो, और इससे तो अपमान हो रहा है। और क्या हो रहा है, सेवा नहीं हो रही है गौ माता की, इससे तो नाश हो रहा है। और भाई साहब ये कोई सेवा भाव थोड़ी, जो इक्कर करके भेज रहा है ना वो तो नरक में जाने की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश के दत्तनगर बिसेन में एक दलित महिला पायल सिंह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने घर का निर्माण कराना चाहती है, लेकिन दबंगों द्वारा उन्हें गाली गलौज, धमकियों और मारपीट का सामना करना पड़ रहा है। 2 महीने से न्याय के लिए भटकने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पायल सिंह का कहना है कि उनके पति की मौत 2 साल पहले हो चुकी है और अब भी वो अपने बच्चों के साथ किसी भी तरह से अपने घर बनाना चाहती है। बावजूद इसके दबंगों ने निर्माण कार्य रोक दिया है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। थाना कोतवाली नगर में शिकायत करने के बाद भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। मैं सुशांत इस वक्त मौजूद हूँ जनपद गोंडा के दत्तनगर बिसेन गांव में, और आज एक ऐसा प्रकरण सामने आया जहां पे एक महिला है जो अपने न्याय के लिए दर भटक रही है और इंसाफ के लिए कई चौखटे कर दिए, अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। मामला आपको बता दें, दरअसल आप मेरे पीछे एक जमीन देख रहे होंगे, जमीन पे जो बुनियाद भर रही है इस पे जो है जो दबंग लोग हैं ये दावा कर रहे हैं कि ये इनका है। हालांकि इस पूरे प्रकरण का जो है विवाद चल रहा है इन दोनों पक्षों में, लेकिन ये विवाद अभी जल्द में शुरू हुआ जब इनके पति का देहांत हुआ और इनको प्रधानमंत्री आवास के तहत इनको निर्माण के लिए जब रकम जो मिली होगी उससे निर्माण करना चाहा तो दबंग द्वारा लगातार इनको परेशान किया जा रहा है। तो उसी के बाद क्या है पूरा मामला आज हम जानने आए। मेरे साथ मौजूद भी हैं पायल सिंह जी, से बात करते हैं क्या है पूरा प्रकरण। सर बताइए, नाम बताइए, क्या है पूरा मामला। मेरा नाम पायल सिंह है, मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है और जब मैं अपने जमीन पे बनाने जा रही हूँ तो अभी तक इनको कोई विवाद नहीं था, और जैसे मेरा टीना उना हट गया, हमारा कब्जा था 30 साल से 25 साल से टीना रखा हुआ था। जब कब्जा हुआ तो इन लोगों को रास्ता चाहिए, और सर रास्ता देने के बाद भी ये लोग दादागिरी दिखा रहे कि बनने नहीं देंगे। पति चला गया, अब तुम्हारा नंबर लगा है, ऐसी धमकी, मारपीट, गाली गलौज रोज ही होता है। ये देखो कितने साल से विवाद चल रहा है। ये विवाद सर अभी शुरू हुआ है, जब मेरा ईंट सीमेंट ये लोग सुलह भी कर लिए थे, उसके बाद ये लोग फिर ड्रामा चालू है इन लोगों का। जब आपने इसके लिए थाने पर शिकायती पत्र दिया क्या तो ये लोग पहुंचे नहीं सर। शिकायती पत्र भी दिया, मैं थाना गई, कोतवाली गई, SDM सर के, मतलब सब जगह, ऐसा कोई जगह नहीं बचा कि मैं न्याय नहीं मांगी हूँ, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रहा है। इसमें सुलहनामे का जिक्र हुआ था, क्या सुलहनामा था? क्या सुलहनामा ये हुआ था कि हम रास्ता छोड़ के बना सकते, 5 फुट 10 इंच का रास्ता छोड़ा गया था जिसमें इन लोगों की साइन हुई थी, और बाद में जब मेरा ईंट सीमेंट सब गिर चुका तो ये लोग दूसरे दिन से विवाद शुरू कर दिए कि बनने नहीं देंगे। मतलब सुलहनामे के बाद भी? जी, सुलहनामे के बाद भी। और मैं ये चौकी पे भी लेके गई, वहाँ ये लोग मौजूद नहीं हुए टाइम से, जब मैं नहीं रहती थी तब ये लोग जाते थे। तो अगर इनको जैसे कोई आपत्ति है तो ये न्यायालय में क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं पहुंच रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि पुलिस बुलाए या कोई प्रशासन बुलाए, जब हम लोग मुकदमा लड़ लेंगे और चालान कट जाएगा तो हम लोग वो देख लेंगे। हम टाइम से नहीं जाएंगे। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं कानून का भय इनको नहीं है कि मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि मैं औरत होके 4-4 घंटे कोतवाली में, आप रिकॉर्ड देख सकते हैं मेरा, 26 तारीख से मैं दौड़ रही हूँ, आज तक अभी इंसाफ नहीं मिला है। बस यही हो रहा है कि देख लो, ये यहाँ कर लो, देखा जाएगा, बस यही हो रहा है। निर्माण जब आप करने जा रही हैं तो क्या हो रहा है? निर्माण करने जा रहे हो तो ये लोग 10 लोग आके रोक ले रहे हैं, बस यही हो रहा है। और मैं औरत जात होके इन लोगों से भिड़ना नहीं चाह रही। गाली गलौज तो डेली होता है, कुछ भी अगर मैं अपनी जमीन पे कुछ करी हूँ, ये लोग ताका झाकी बगल के गांव को बुला लेते हैं, 10 लोग इकट्ठा होके लड़ने लगते हैं। तो सर मैं औरत होके क्या कर सकती हूँ? और मेरे घर में सबको पता है कि एक मेरे ससुर जी हैं, एक भैया हैं, 2 ही लोग हैं, बच्चे मेरे छोटे हैं। डीएम मैडम को शिकायती पत्र? हाँ, डीएम मैडम के पास भी मैं गई थी, वो बोली है 2-4 दिन का टाइम दो, लेकिन कोई सुलह नहीं हो रहा है सर। 20 दिन से मैं ऐसे दर बदर भटक रही हूँ। क्या चाह रही है?
मैं सिर्फ इंसाफ चाह रही हूँ कि मेरा घर बनने दे और उनको अगर रास्ता चाहिए, जबकि रास्ता आप भी देख रहे हैं कि रास्ते का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैंने फिर भी 5 फुट छोड़ दिया है। सिर्फ मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा घर मुझे बनने दे और मैं अपनी जमीन में बना रही हूँ, जो मेरा सबका ये कब्जा ही है, 70-80 साल पुराना कब्जा ही, आज का नहीं है। कुआं आप देखे 100 साल प्लस हो गए, मेरे ही वो बॉर्डर पे है, वो भी इन लोग को झूठ लग रहा है। ये लोग बोले कुआं खसकाया गया है, आप ही बताइए कुआं कोई खसका सकता है? पहले वहां था, अब यहाँ आ गया, और ये लोग अपनी खिड़की को द्वारा बता रहे हैं और उनका द्वारा आप देख सकते हैं जी। ये थी हमारे साथ मौजूद थी, जो इनका मत जो है विवाद जो चल रहा है इसी जमीन को लेकर चल रहा है। हाँ, सिर्फ कॉलोनी ना बने, विवाद चल रहा है और देखिए इस पूरे प्रकरण में हालांकि संबंधित अधिकारियों को शिकायती पत्र जा चुका है, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। देखना होगा जिले के उच्च अधिकारी इसमें क्या कार्रवाई करते हैं और क्या कुछ इनके होता है। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 गोंडा। उत्तर प्रदेश के पिलखुआ जिले में नेशनल हाईवे 9 पर एक मेडिकल कॉलेज के पास गलत दिशा में आ रही ऑल्टो कार के बाइक से टकराने के कारण बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे में कार पलट गई, जिससे कार में सवार महिला समेत 3 लोग घायल हुए। दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रातः 10:30 बजे पिलखुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत NH पर सरस्वती मेडिकल कॉलेज कट के पास एक ऑल्टो कार जो कि रॉन्ग साइड जा रही थी, उसके कट लेते समय एक सियाज कार और एक बाइक जो कि गाजियाबाद से हापुड़ की तरफ जा रही थी टकराए। इस टक्कर में महिला, बाइक सवार और सियाज चालक को चोटें आई थी। महिला को थोड़ी ज्यादा चोट थी, लेकिन वर्तमान में तीनों डिस्चार्ज होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में महिलाओं ने सीसामऊ के भारतीय स्टेट बैंक का घेराव किया। बैंक में खाता न खुल पाने को लेकर महिलाओं ने बैंक के बाहर नारेबाजी की। महिलाओं की नारेबाजी की खबर मिलते ही कर्नलगंज विधायक अजय सिंह मौके पर पहुंचे और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। विधायक ने बैंक मैनेजर से बात की, जिसके बाद मैनेजर ने तत्काल 10-15 खाते खोले और पासबुक वितरित किए। सर, मेरा नाम है रिंकू मौर्य, मैं ICRP के पद पर काम करती थी। हमने 18 समूह बनाया था। रोज महिलाओं को यहाँ लाके दिन भर खड़ा किया गया। यहाँ बैंक वाले खाता नहीं खोलते थे, इसलिए हमारे सर ने कहा कि सारी महिलाओं को इकट्ठा करके यहाँ बुलाइए और हम सर को सबको बुला के यहाँ महिलाओं को खाता खुलाइए। सर रोज आके यहाँ से महिलाएं चली जाती थी, दिन भर यहाँ बैठती थी, फिर खाता नहीं खोलते थे, चली जाती थी। ये बोल लेते कि साइड नहीं चल रही है, ये हो, वहाँ से यहाँ बैंक आया है, अभी सामान नहीं सेट है, ये वगैरह बता के सबको शाम को भेज देते। हाँ, हम इसीलिए हम बैंक ब्लॉक से सर से बात किए। सर ने कहा कि सबको बुलाइए, हम वहाँ आके विधायक जी को सबको बुलाइए और वहाँ खाता खुलवाया जाएगा। तो इसीलिए हम सबको बुलाए हैं आज यहाँ सारी महिला। अपने कैंप कार्यालय पे जन सुनवाई कर रहा था, तभी हमको ये जानकारी मिली कि सीसामऊ स्टेट बैंक में हमारी समूह की माताओं बहनों की भारी संख्या में भीड़ है और इनको खाता खुलने में कुछ इनका परेशानी हो रहा था, जो अकाउंट इनका नहीं खुल पा रहा था। ये जानकारी हमको कुछ क्षेत्रीय हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने बताया और कुछ विकास खंड के कर्मचारियों ने भी बताया था कि ब्लॉक में जो भी हमारे समूह के लोग जाते हैं ऐसी स्थिति है। तो हम लोग तत्काल वहां से आए। हमने कहा कि एक बार हम खुद सभी अपने माताओं बहनों के साथ मैनेजर से मिलकर वार्ता करेंगे। तो फिर उसके बाद हमने मैनेजर से बात किया तो उन्होंने 10-15 खाते तत्काल खोले थे, वो उन्होंने दिया, वितरण भी करवाया और जितने भी अकाउंट, लगभग 54 अकाउंट और खुलने हैं समूहों के, वो उन्होंने कहा अभी मैं खुलवा के और तत्काल पासबुक हैंडओवर करवाऊंगा। नहीं, अब वजह नहीं, वो कह रहे थे कुछ कर्मचारी नहीं थे, संख्या ज़्यादा थी, समूह में ज़्यादा लोगों का रहता है, यही सब वजह बता रहे थे। लेकिन हमने उनको बताया कि सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है जिसका लाभ हमारी माताओं बहनों को मिल रहा है, जिससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। ये बात उनके समझ में आई है और अब वो पूरा मेहनत करके अकाउंट खुलवाएंगे।
खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से, जहां बीते शुक्रवार की शाम मंदिर से लौट रहे दो युवकों पर दबंगों ने अचानक हमला कर दिया और मारपीट कर दोनों को लहूलुहान कर दिया। बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवकों के साथ मारपीट की। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? आज आप थाने आए हैं, क्या है मामला? मेरा नाम नवनीत चौबे उर्फ अमित चौबे है। हम समय माता मंदिर से दो लोग आ रहे थे। रास्ते में हमको राहुल, दीपू और बच्चा, ये तीनों लोग मिलकर मारे हैं हमको, जिससे हमारे सिर में चोटें भी आई हैं, टाँका लगा है, 36 टाँका लगा, हाथ भी टूटा है, पैर भी टूट गया है। और यहाँ पर हम आए हैं एप्लीकेशन देने। ये किस बात को लेके मारपीट हुई है? मारपीट, इनका बर्थडे था, वही मंदिर पर दोनों लोग गए थे दर्शन करने, वहीं पर निकल रहे थे। उसके बाद वो लोगों को मारने लगे, गाड़ी भी हमारी तोड़ दिए हैं मार के। और दोनों लोग मतलब 3 भाई थे, तीनों भाई दारू पे थे। अच्छा, हाथ भी किसी का टूटा है? हाँ, मेरा हाथ। अच्छा, ये आपका हाथ टूटा है? मेरा हाथ टूटा है। अब आप थाने पे शिकायती पत्र दिए हैं, क्या चाहते हैं आप? अब मैं मुकदमा चाहता हूँ उनके ऊपर कार्रवाई करने की। क्या नाम है आपका? लाल बच्चा सिंह। आज आप थाना कोतवाली नगर आए हैं, क्या है मामला? मामला है सर, हम लोग जा रहे थे मंदिर पे, रास्ते में राहुल और उनके 2 भाई दारू पी के खड़े थे और रास्ते में हमारे हाथ टूट गया, दोस्त का सर फट गया। ये मामला है सर, हम लोग को बोले भी नहीं। सही, आपका हाथ टूटा जी। क्या चाहते हैं आप? हम कार्रवाई चाहते हैं सर, और क्या चाहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 20 साल का युवक झुलस गया। स्थानीय लोगों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया है। इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। बिजली विभाग की लापरवाही से युवक की जान गई है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। तार हटाने के लिए कई बार बिजली विभाग से शिकायत ग्रामीण कर चुके हैं। परिजनों ने बिजली विभाग पर कार्रवाई करने की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर कार्रवाई शुरू कर दी है। चकिया कोतवाली क्षेत्र के लालपुर ग्राम सभा की ये पूरी घटना है। आप अपना परिचय बताइएगा। मैं ग्राम सभा लालपुर प्रधान प्रतिनिधि। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आज क्या घटना हुई उस संबंध बताइए। सर, मेरे गांव में 11,000 का कनेक्शन तार एलटी गया है, जो कि हम लोग कई बार से अवगत बिजली विभाग को करा रहे हैं। इसको हटवा दिया जाए, इसको हटवा दिया जाए। इसकी वजह से हमारे गांव में से घटना होने की आशंका थी। आज मौके वारदात में सुबह 7 बजे शिवम पुत्र नागेश्वर, जो कि अपने घर के अगल बगल कार्य कर रहे थे, छड़ था, उनके वजह से छड़ ऊपर से नीचे करने के चक्कर में बिजली में सट गया। उसके लापरवाही से, बिजली विभाग की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई। जो कि हम लोग कई बार समूह लगा, गांव वाले, हमारे अगल बगल के लोग, हम लोग जुट कर कहें इनसे 10 बार की बिजली को हटवा लीजिए, इसलिए कि हमारे घर और मकान से मात्र 1 फुट की दूरी पर बिजली है। असर इतने बार कहने के बावजूद भी ये लोग नहीं माने और कहे कि जो होगा मैं देख लूंगा। बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से सर ऐसी घटना। क्या मांग करते हैं आप लोग? सर, मैं मांग करता हूँ पहले लाइन को हटाया जाए, बच्चे को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उसके परिवार को व्यवस्था देना चाहिए, इसलिए कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई से बाप के भरण पोषण में दिक्कत होगा। सर, अब पिताजी उनके टूट चुके हैं, एक छोटे बच्चे हैं, उनके पास 4-5 बिटिया हैं। सर, किस हिसाब से उनका पालन पोषण किया जाए कि परिवार को सही आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। इसके लिए सर आपसे निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक चलाया जाए। अब बिजली विभाग जो भी गलती करे सर, उसकी कार्रवाई उसके ऊपर करना अनिवार्य है। ठीक है सर। नाम है आपका? अविनाश कुमार मौर्य। अविनाश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? लाल। अविनाश जी, क्या घटना हुई, इस संबंध में जानकारी दीजिए। सर, लाइन से क्या लाइन से हुआ है? 11,000 हमारे लाइन सर। छत से आपकी लाइन गई है? हाँ सर, कितना बार हम लोग बोले कि सर इसे हटा दीजिए इधर से। तो आज क्या घटना हुई है, कैसे हुई है? जो मृत्यु हुई है लाइन से बताया जा रहा है, कैसी घटना हुई है? ये सर, छड़ थोड़ा टच हुआ। अच्छा, छत टच हुआ था। हाँ। आपके छत से बिजली का तार गया क्या? हाँ। कितने वोल्ट का तार है वो? 11,000। 11,000 का है। कब घटना हुई है? ये सुबह लगभग में 7:30 बजे। अच्छा, जिनकी मृत्यु हुई उनका क्या नाम था? उनका नाम था शिवम। कहाँ के रहने वाले थे? लालपुर ग्राम। लालपुर के वाले थे।
आप लोगों द्वारा पूर्व में बिजली के तार को संबंध में लेकर कोई बिजली विभाग को अवगत कराया गया था? हाँ सर, पहले मुझसे बोले थे, हम लोग पाइप डाला था, पहले हम लोग डाले थे, खुद ही डाले थे, लेकिन पाइप खराब हो चुका है। और इस खबर के साथ ये न्यूज बुलेटिन यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।